मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है सर कि माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर पढ़ा नहीं, अधिकारियों ने इनको गलती से उत्तर दे दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, इस उत्तर में लिखा इन्होंने, आसाम में 1226 शिकायत आई, कार्रवाई 17 पे हुई, ठेकेदार 3 पे कार्रवाई हुई। बिहार इतना बड़ा प्रदेश, एक भी शिकायत आई ही नहीं, एक भी कार्रवाई हुई ही नहीं, एक भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात मान्यवर, एक शिकायत आई, एक शिकायत पूरे गुजरात में आई और 12 पे कार्रवाई कर दी इन्होंने। एक शिकायत आई और 12 पे कार्रवाई कर दी और 11 ठेकेदार पे कार्रवाई कर दी। फिर हरियाणा में 4 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में 24 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 37 शिकायत आई, शिकायत ही 37 आई और कार्रवाई 151 पे कर दी। मान्यवर, ये किसने उत्तर बनाया है? उसके बाद महाराष्ट्र में 154 शिकायत आई, एक पे कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 1000, उत्तर प्रदेश में, सर मेरा सवाल अंतिम, उत्तर प्रदेश में 16, खत्म कर रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश में 16,178 शिकायत आई और 196 पे कार्रवाई हुई। मान्यवर, शिकायतों के आने और कार्रवाई करने में इतना बड़ा विरोध क्यों है, इतना बड़ा अंतर विरोध क्यों है? या ये आंकड़ा झूठा तैयार किया गया? मान्यवर, क्योंकि अगर शिकायत ही एक आई तो 12 पे आपने कहां कार्रवाई कर दी? शिकायत 37 आई तो आपने 151 पे कार्रवाई कैसे कर दी? और बिहार जैसे बड़े राज्य में एक भी शिकायत नहीं। मान्यवर, कैसे लोग यकीन करेंगे इस उत्तर पर? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो शिकायतें आती है वो स्टेट के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। अभी तक 18,790 शिकायतें हमारे यहाँ ऑफिशियल दर्ज हुई है और उसके अंदर से 635 विभागीय अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है। 1020 ठेकेदारों के ऊपर और 155 तृतीय पक्ष निरीक्षण करके एजेंसियों के ऊपर, जो एजेंसियाँ थी उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। पहली बार ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ठीक से अपना काम नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्ट भी किया गया, उनके ऊपर एक्शन भी लिया है और उनका रिकवरी का काम भी चालू है। जो आपने बताया कि हम जो एक्शन लेने की बात करते हैं, हमारे पास जो कंप्लेन आती है राज्य के द्वारा आती है और हमारे पास डायरेक्ट भी जो आती है हम स्टेट को भेजते हैं। स्टेट इसके ऊपर, मान लो हमारे पास एक कंप्लेन आई होगी, बाकी कंप्लेन स्टेट के पास आई होगी, तो एक के जगह 12 जगह उन्होंने काम उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। ये तो अच्छी बात है कि 12 अगर कंप्लेन आती है और एक पर एक्शन लेते तो बोल सकते थे कि 11 पर क्यों नहीं लिया। यहाँ तो एक कंप्लेन आई और 12 जो बाकी उनके पास आई होगी स्टेट के पास, तो उनके ऊपर भी एक्शन ली गई। मैं ये बात मानता हूँ कि कई कंप्लेन है, मगर ये कंप्लेन दूर करने के लिए हम बिल्कुल प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो कंप्लेन का लिस्ट वो जो आता है वो स्टेट की ओर से ही आया है, इसके लिए वो यहाँ पर आपको बताया गया। के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव-गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला अब सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और कहा और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। दूसरी बात आते हैं, आपने गांव के अंदर जो तमाम और स्कीम शुरू की और उसकी हकीकत क्या है, कितना बजट निर्धारित किया, कितना खर्च किया। आपने मान्यवर
मनरेगा के तहत 25-26 में 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था बजट में, और इस बार 26-27 में आपने 88,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए निर्धारित किया। जब आपने 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी थी 100 दिन की। जब आपने 88,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी है 125 दिन की, और आप कह रहे हैं हम 60% भागीदारी करेंगे। पिछले कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस देश के, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा स्कीम को आपने मारने का काम किया, खत्म करने का काम किया, और उसके बाद आपने कह दिया 40% राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी। जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं, चलिए वो भी आपने कर दिया जो आपको करना था, आपने स्कीम पास कर दी जी राम जी की। लेकिन मुझे आप जरा कृपा करके बताइए, आपके हिस्से का 125 दिन के हिसाब से रुपया बैठता है मंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए, तो आपने तो निर्धारित ही 88,000 करोड़ रुपए किया है। तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं, क्या आपकी योजना है, और कितना आप बजट निर्धारित करना चाहते हैं? यानी कि आपकी मनसा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गांव-गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक मिनट माननीय मंत्री। करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी ने आपको जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी, और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं, और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है, वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8,000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया?